स्टूडेंट्स, आज अपन लेसन 2 का ही उद्योग और व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। आपने कल कृषि के बारे में पढ़ा था। तो अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया कि निर्धन राष्ट्र तथा प्रगति कर पाते हैं प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र हों। आपने देखा होगा जितने भी समृद्ध राष्ट्र है वहाँ उद्योगों का विकास होता है, और जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब देश है, वहाँ पर कृषि होती है। आप ये भी एक चीज़ अच्छे से जानते होंगे कि जैसे कि एक सेब सारे सेब को ख़राब कर देता है, जैसे एक अंडा टूट गया तो सारे अंडे भी ख़राब हो जाएंगे। उसी प्रकार से कृषि है। यदि एक खेत में कीड़े लग जाते हैं, कीटनाशक, और या फिर कोई फसल ख़राब होने लगती है, तो आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों में भी क्या होने लग जाती है, फसल ख़राब होने लग जाती है। लेकिन उद्योग कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक मालिक के 4 उद्योग हैं तो एक उद्योग हानि में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो और भी उद्योग लॉस में जाएं। इसलिए कोई भी समृद्ध राष्ट्र है वहाँ पर सबसे बड़ा विकास जो होता है वो औद्योगिक क्षेत्र का होता है, जो तृतीय क्षेत्र है। मैंने आपको पहले भी बताया है, राष्ट्रीय आय का जब अपन आकलन करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कृषि में कार्यरत होते हैं, लेकिन अपने जीडीपी में जो सबसे बड़ा भाग होता है वो उद्योगों का और सेवा क्षेत्र का ही होता है, कृषि का कम होता है। तो उद्योग रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, और यह है कृषि में रोजगार की अपेक्षा कैसे होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि कृषि तो सीजनेबल है। जब बरसात होगी, बुवाई होगी, कटाई होगी, जब भी कृषि में लोगों को रोजगार मिलता है, बाकी के टाइम वो फालतू बैठे रहते हैं। और जबकि उद्योगों में तो उद्योग बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ता है। तो इनसे आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये दिख नहीं रहा है, आप ध्यान रखना, यहाँ पर समग्र लिखा हुआ है। समग्र समृद्धि मतलब पूरे देश को ही बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही आपने देखा होगा कृषि पर बल दिया गया था। द्वितीय से लेकर पंचम योजना तक कम से कम आपके सब पर उद्योगों पर बल दिया गया है, और सभी योजनाओं में उद्योगों पर विशेष महत्व देते हैं। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में कम उद्योग थे। अधिकांश उद्योग कौन कौन से थे? सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे। और जमशेदपुर और कोलकाता में टाटा आयरन एंड स्टील ने लोहा एवं इस्पात, कौन सा है? लोहा एवं इस्पात उद्योग को सुप्रबंधित फर्में ही थी, मतलब थोड़ी सी ही फर्में थी। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसी औद्योगिक आधार का विकास करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग थे। भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, देखो कई उद्योग ऐसे होते हैं जो सरकार के क्षेत्र में होते हैं, और कई उद्योग कौन से हैं जो निजी क्षेत्र में हैं। तो हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास हमारी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योग में निवेश करने के लिए क्या अपेक्षित पूंजी नहीं थी। उद्योगपतियों के पास आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं यानी निजी क्षेत्र होते हैं वो सिर्फ उन्हीं उद्योगों में पूंजी लगाते हैं जहाँ पर लाभ होता है, और जिन क्षेत्रों में लाभ नहीं होता है वहाँ पर सरकार ही लगाती है। तो भारत के उद्योगपतियों के पास हमारी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए क्या नहीं थी? पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था जिसमें उद्योगपतियों को मुख्य परियोजना शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता, यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी। इन्हीं कारणों से राज्य को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े और बाहरी उद्योगों को नियंत्रित करेगी। बड़े उद्योगों में पूंजी बहुत लगती है, तो ऐसे उद्योग किस क्षेत्र में गए थे? सरकारी में। इसका अर्थ है यह था कि राज्य उन उद्योगों को पर पूरा नियंत्रण रखेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए कैसे थे? महत्वपूर्ण। निजी क्षेत्र की नीतियाँ सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों की अनुपूरक होंगी, और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएंगे। तो वैसे भी आपने देखा होगा कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो उस समय देश ने बहुत सारे उद्योगों को सरकार ने राष्ट्रीयकरण करना प्रारंभ कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जब सरकार निजी स्वामित्व को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है। तो बहुत सारे उद्योग तो किस में चले गए थे? सरकारी क्षेत्र में। कुछ एक क्षेत्र ही किस में थे? निजी क्षेत्र। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, भारतीय औद्योगिक पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया।
इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय योजना में भी, क्योंकि आपको पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो क्या रखा गया था, मुख्य आधार कृषि था, लेकिन द्वितीय में आपकी कौन सा रखा गया था, उद्योग को। देखिए, समाज के समाजवादी समाज स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर राज्य का अनन्य स्वामित्व था, बहुत अधिक। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्रक थे, जिसमें सरकारी क्षेत्र ना होकर प्राइवेट सेक्टर में थे, और सरकारी क्षेत्र के साथ साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे, किंतु उसमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी किसकी होती थी, राज्य मतलब सरकार की। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, मतलब पहला उद्योग तो बिल्कुल ही सरकारी था, दूसरा उद्योग निजी भी होता था और सरकारी भी होता था, और तृतीय क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ कौन होता था, निजी क्षेत्र ही होते थे। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि देश ने राष्ट्रीयकरण करना प्रारंभ कर दिया गया था। अब कोई भी उद्योग लगाने से पहले सरकार से पहले क्या लेना, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में लगा रहे हो, लेकिन उद्योग लगाने से पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। यदि लाइसेंस नहीं ले पाते तो फिर क्या होता था, वो अपने उद्योग नहीं लगा पाते थे। तो लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में थे। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से क्या नहीं ले लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता था। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए, मतलब उनको ये रखा गया था कि कोई भी उद्योग कहाँ लगाओगे आप, तो ग्रामीण क्षेत्रों में या आर्थिक क्षेत्र से पिछड़े क्षेत्रों में, तो आप लाइसेंस प्राप्त करने में आपको क्या रहेगा, आसानी रहेगी। और दूसरा, सरकार को क्या है, किसी ग्रामीण क्षेत्र है या गरीब क्षेत्र है तो ऐसे क्षेत्र क्या होंगे, समृद्ध होने लगेंगे, तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें भी, जैसे कर लाभ, कम प्रशुल्क पर बिजली, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आप यदि वो लगाते हो तो आपको पता ही है क्या होता है, बिजली की दरें भी कैसी होती है, कम होती हैं, कम दर पर आपको ऋण मिल जाता है। इस तरह से प्रशुल्क वगैरह, कर नीति वगैरह भी हमें भी रियायत दी जाती है। तो ये सब आपको निजी क्षेत्र में उन क्षेत्रों पर जहाँ पर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं वहाँ पर आप यदि लगाते हो तो उस समय ये रखा गया था। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था, जिससे कि जो गरीब क्षेत्र हैं उनमें लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो थोड़ा सा अपने ऊपर उठने लायक रहेंगे। वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन वस्तुओं की नई किस्मों का उत्पादन इसका करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह है कि सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त हो जाती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्या होगा, उत्पादन होगा। लघु उद्योग, अब 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे कार्रवाई समिति भी कहा जाता था, ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों को प्रयोग किया जाए। लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही है। 1950 में लघु उद्योग की इकाइयाँ इसे कहा जाता है, जो लघु उद्योग की इकाइयाँ किसे कहेंगे, जिनकी किसी निवेश सीमा कितनी, 5 लाख रुपए की अधिकतम निवेश करती थी। इस समय इसको क्या कर दिया गया, बढ़ाकर 1 करोड़, यानी 1950 में तो उनकी पूंजी कितनी रखी गई थी, 5 लाख, वर्तमान में इसको 1 करोड़ रखा है। जिनमें निवेश सीमा कितनी, जैसे आपने यदि उसको 1 करोड़ रुपए तक रखा हुआ है तो वो उस आपकी कौन सी सीमा है, लघु उद्योग इकाई कहलाएगी। MSME यानी कि लघु उद्योग के अंतर्गत आती हैं। ऐसा माना जाता था कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मशीनों के द्वारा कम और श्रमिकों के द्वारा अधिक कार्य होता है। अर्थात बड़े पैमाने के उद्योगों में श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है, अतः वे अधिक रोजगारों को
सृजन करते हैं, लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पर मशीनों के द्वारा काम होता है, तो उनकी लागत कैसी आती रहती है, कम आती है, और लाभ भी ज़्यादा होता है। यह स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा के लिए किए जाने वाली आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। ऐसे मतलब उसको उनके लिए वही लघु उद्योग स्थापित करेंगे। तो ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि इकाइयाँ उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं। उन्हें अन्य रियायतें भी दी गई, जैसे कम उत्पाद शुल्क तथा कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण। अब है आपकी नेक्स्ट टॉपिक है व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन। मतलब ये है कि ऐसी व्यापार नीति अपनाई कि सरकार जो है आयात प्रतिस्थापन, यानी कि ऐसी वस्तुओं का अपने ही देश में उत्पादन करना जिसका कि हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश में बनेंगी वो वस्तुएं तो हमारे देश के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो एक निश्चितता करना है। तो हमारे द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति का नीति से घनिष्ठ रूप से समृद्ध थी। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विश्व अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप में इस नीति को क्या रखा गया, आयात प्रतिस्थापन कहा गया। क्या कहा गया, इसको आयात प्रतिस्थापन कहा गया था। इस नीति का उद्देश्य क्या था, इस नीति का उद्देश्य जो था आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा, यहाँ पर लिख रहा है आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। जो हम जिन वस्तुओं का भारत के बाहर से मंगवाते हैं, अपने देश से बाहर से मंगवाते हैं, उनका हमारे ही देश में उत्पादन करना है। उदाहरण के लिए विदेश में निर्मित वाहनों का आयात के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करना। जैसे आपने देखा होगा मारुति अपने भारत की है, हुंडई होंडा ये सारी बाहर की है, तो सब लोग क्या सोचते नहीं भारत से बाहर ये वाली गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। अपने मन में एक वहम है अपना बस। लेकिन अपने देश में बनी हुई वस्तुओं से को यदि अपन अधिक खरीदेंगे तो उनका अधिक उत्पादन होगा, तो अधिक से अधिक फ़ायदा अपने देश के लोगों को ही होगा, अपने देश को होगा। तो उद्योगों को प्रोत्साहन किया जाए। नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। आयात संरक्षण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक तो प्रशुल्क होता है और दूसरा कौन सा होता है, कोटा होता है। प्रशुल्क का मतलब है आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर, यानी प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं कैसी हो जाएंगी, फिर महंगी हो जाएंगी। जो वस्तुओं के प्रयोग से फिर कैसी होंगी, हतोत्साही होगी। जब मैं भारत से बाहर से यानी देश के बाहर से आने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाएगा तो महंगी हो जाएंगी, और महंगी होने पर क्या होगा उनको जैसे लोग कम आयात करेंगे, कम खरीदेंगे, इसलिए प्रशुल्क नीति लगाई गई। कोटा यानी कोई निश्चित सीमा निर्धारित कर देना। तो कोटे में वस्तुओं की दो मात्रा निर्दिष्ट होती है जिन्हें आयात की जा सकता है। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता है कि उनसे आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं और जिनसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती है। विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती है। संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित है कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने में स्थिति में नहीं है। यह माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाता है तो समय के साथ वे प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे, और हमारे योजनाओं को भी वह आशंका से भी यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाए तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर, विलासिता यानी 3 तरह की आवश्यकताएं होती है, अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं, और तीसरी होती है विलासिता। और अनिवार्य आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा ये भी अनिवार्य आवश्यकताओं में आती हैं। आरामदायक आवश्यकता भी होती है जिनसे कि हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। और विलासिता की वस्तुएं भी होती है। विलासिता जैसे कार है, एक कार आपको ज़रूरत नहीं है, एक स्टूडेंट है उसके लिए कार की क्या आवश्यकता है, तो ये इसके लिए कैसी है, विलासिता, क्योंकि उसके पापा के पास फालतू पैसा पड़ा तभी तो एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए गाड़ी दिलाई हुई है। तो विलासिता की जो अपने पास ज़रूरत ना होते हुए हम उस वस्तु को खरीदते हैं तो वो विलासिता है। तो विलासिता की वस्तु की आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाएगी। 1980 के दशक के मध्य में तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया। आज मैं यहाँ तक पढ़ा दिया है। अब कल जो टॉपिक पढ़ाऊँगी औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव पढ़ाऊँगी, ठीक है।